जयंत उनके साथ हैं, उनके साथ जाएंगे, उनको फायदा होगा। फायदा होगा? कैसा फायदा आप देख रहे हैं? थोड़ा वोट का होगा जाटों में। हालांकि जाट बड़े पैमाने पे बीजेपी के साथ थे, लेकिन जयंत के जाने से और सहूलियत हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों में सपा के प्रति कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है, और फिर लोगों को लगता था कि अखिलेश इनको जितनी सीटें मिलनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि जयंत की बहुत बातें चल रही थी उनके साथ जाने की, तो मुझे अंदाज था कि चौधरी साहब को भारत रत्न देके प्रधानमंत्री जी एक तरह से बड़ी तुरुप मार देंगे। मैं जयंत की किसी बात को कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा। आई हैव गुड वेरी गुड फीलिंग्स फॉर दिस बॉय। वो आजकल तो सारे ही नेताओं को मैं देख रहा हूँ, कोई सड़क पे कोई है ही नहीं, सब तिकड़म और हिसाब किताब की राजनीति करते हैं। तो वो भी उसी तरह के हो गए, आराम से राजनीति करेंगे, क्यों झगड़े में पड़ेंगे। जयंत का भी है, चूंकि जयंत के मुझे नहीं लगता, जयंत नौजवान है, मैं उनके लिए अच्छी धारणा रखता हूँ, लेकिन वो पार्टी नहीं चला सकते हैं, उस तरह का मादा उनमें नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या यूं कहें उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या फिर जहां जहां जाट और किसान वोट बैंक की राजनीति है, वहां आज एक बहुत बड़ी हलचल हुई। हलचल इस वजह से क्योंकि आज भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दी है कि चौधरी चरण सिंह, जिनको संभवतः आजाद भारत में सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक के तौर पे देखा ही जाता है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके का एक विशेष दर्जा कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। आज उनको भारत रत्न देने की घोषणा मोदी सरकार ने कर दी है। अब इसका असर क्या होने वाला है आने वाले चुनावों पे? क्या कुछ कारण रहे होंगे इस निर्णय को लेने के लिए? और चौधरी चरण सिंह की राजनीति को जो लोग करीब से जानते थे, उनमें से एक आज हमारे साथ यूपी तक पे स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक। सर, सबसे पहले जो निर्णय है, आप अचंभित हुए, सरप्राइज हुए, क्या किस तरह से देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न जो सरकार दे रही है उसको? मुझे अंदाज था, चूंकि कई लोगों को दिया था, और अब चूंकि जयंत की बहुत बातें चल रही थी उनके साथ जाने की, तो मुझे अंदाज था कि चौधरी साहब को भारत रत्न देके प्रधानमंत्री जी एक तरह से बड़ी तुरुप मार देंगे, और वो हो गया उसी तरह से। जी जी। तो एक तो ये जो डिमांड था, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई सारे लोग इसको पॉलिटिकल कहीं ना कहीं या इलेक्टोरल अनाउंसमेंट के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन जो लोग राजनीति को ट्रैक कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू, लंबे समय से कहीं ना कहीं, मैं कहूंगा सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि एक सेंटिमेंट था कि चौधरी चरण सिंह जैसे स्टॉलवर्ट लीडर को, सोशलिस्ट लीडर को, फार्म लीडर को, मैं जो भी नाम कहूं, उनको भारत रत्न देना चाहिए। एक लंबे समय से डिमांड थी जी, ये लॉन्ग ओवरड्यू थी, और ये सही समय पे हुई है, और सब लोग इसमें कोई राजनीति नहीं देख रहे, सब लोग प्रसन्न हैं कि उनको ये भारत रत्न की उपाधि दी गई। आपको भी खुशी है? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, और मैं इस बात को जानता हूं कि वो वेल डिजर्विंग हैं इसके लिए। तो क्या लगता है कहीं चूक हुई थी, देरी हुई थी? क्योंकि पहले भी जब अजीत सिंह खुद केंद्रीय मंत्री थे, उस वक्त कई बार इस तरह की मांग उठती रही, और कई बार स्पेक्ट्रम में भी लिमिट करने की भी कोशिश हुई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उनका इम्पैक्ट है, ये जताने की कोशिश की गई। तो आपको लगता है कि लॉन्ग ओवरड्यू, आप खुद कह रहे हैं, पहले चूक हुई, ये पहले ही अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए? नहीं, पहले तो किसी को भी नहीं दिया था। अब जब देने लगे, जब कर्पूरी को भी मिल गया, तो कर्पूरी जी तो चौधरी साहब के यहाँ कम कद के नेता थे, तो उनका तो लॉन्ग ओवरड्यू हो ही जाता है। तो उनको सही समय पे दिया गया, बल्कि इससे पहले दिया जाना चाहिए था, और उनके दिए जाने से बहुत प्रसन्नता है लोगों में। अब सर, थोड़ी इसके राजनीतिक एंगल को भी हम लोग समझते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में आप भी बहुत क्रिटिकल रहे हैं मोदी सरकार को लेके और बीजेपी की नीतियों को लेके। आज आप प्रसन्न हैं इस अनाउंसमेंट को लेके, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इस अनाउंसमेंट का असर चुनावों में भी होने वाला है? खासतौर पे जब लोकसभा चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसका असर पड़ेगा? देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत क्रिटिक नहीं हूं नरेंद्र मोदी जी का। मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। जहां तक चुनाव का मामला है, इसका असर होगा। कितना होगा मैं नहीं जानता, लेकिन होगा। और इसमें थोड़ा जो चरण सिंह का वोटर है, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए सॉफ्ट हो जाएगा। जो पहले से कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जा रहा था कि 50% तो बीजेपी के पास है, बाकी 50%
विपक्ष के पास था, जी। वो और डेंट होता हुआ आपको दिखाई जरूर जरूर कुछ फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं लेकिन पड़ेगा फर्क। ज्यादा नहीं लग रहा? ज्यादा नहीं। ठीक है। सर, ये भी एक सवाल है कि अब क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया, आज जयंत चौधरी जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं दिल जीत लिया। पहले कई बार विपक्ष के तौर पे उन्होंने आरोप लगाया है, जब भी आरोप लगता था पोचिंग और तमाम तरह के जो एलिगेशंस हैं सरकार के खिलाफ विपक्ष लगाती थी। इस बार वो कह रहे हैं खरीदा नहीं, दिल जीत लिया है। वो ठीक ही कह रहे हैं, मैं जयंत की किसी बात को कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा। आई हैव गुड वेरी गुड फीलिंग्स फॉर दिस बॉय। ओके। और पुराने क्लिप्स की भी चर्चा अब सोशल मीडिया पे हो रही है, क्योंकि ये तो कयास अब पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी संभवतः आरएलडी इंडिया ब्लॉक को छोड़ के बीजेपी में एनडीए के साथ शामिल हो जाएंगे। अब पुराने क्लिप्स वायरल किए जा रहे हैं, ट्वीट्स वायरल किए जा रहे हैं कि आप तो क्रिटिक थे बीजेपी के। अब देखिए कौन किस वक्त क्या कहता है उसको उठाने से कोई फायदा नहीं है। रेलेवेंट ये कि आज क्या कह रहे हैं। तो आज तो जयंत उनके साथ हैं, उनके साथ जाएंगे, उनको फायदा होगा। फायदा होगा? कैसा फायदा आप देख रहे हैं? थोड़ा वोट का होगा जाटों में। हालांकि जाट बड़े पैमाने पे बीजेपी के साथ थे, लेकिन जयंत के जाने से और सहूलियत हो जाएगी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं म्यूचुअल बेनिफिट है आरएलडी का भी और बीजेपी का भी, दोनों का। जयंत का भी है, चूंकि जयंत के मुझे नहीं लगता, जयंत नौजवान है, मैं उनके लिए अच्छी धारणा रखता हूं, लेकिन वो पार्टी नहीं चला सकते हैं, उस तरह का मादा उनमें नहीं है। पार्टी चलाने के लिए एक संघर्षशील व्यक्तित्व तो होना चाहिए। कहाँ आपको कमी लगती है उनकी लीडरशिप में? वो आजकल तो सारे ही नेताओं को मैं देख रहा हूँ, कोई सड़क पे कोई है ही नहीं, सब तिकड़म और हिसाब किताब की राजनीति करते हैं। तो वो भी उसी तरह के हो गए, आराम से राजनीति करेंगे, क्यों झगड़े में पड़ेंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में खासतौर पे हाथरस के बाद जिस तरह से उनका एक्टिविज्म दिख रहा था, सड़कों पे विपक्ष के तौर पे दिखाई दे रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी थी? हाँ, उसमें भी कमी थी, और अब बिल्कुल हो जाएगी। अब तो आराम से रहेंगे, क्या करने की जरूरत है। मैं होता उनकी जगह तो मैं लड़ाई मोल लेता, मैं समझौते की राजनीति नहीं करता, लेकिन वो कर रहे हैं, उनको वही सूट करता है। मेरी उनके साथ शुभकामनाएं। अब कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम जयंत चौधरी। हाँ, अब तो वो कॉम्प्रोमाइज की, हिसाब किताब की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसमें आज जब उन्होंने प्रेस वार्ता भी की तो उसमें ये बात कही जयंत जी ने कि देखिए अब मैं किस मुंह से मना करूं कि इतना बड़ा डिसीजन है, अब भारत रत्न दे दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, तो कहने के लिए, मना करने के लिए कुछ रहा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बहाना भी, एक हो गया भी मिला है। एग्जैक्टली। अब उनको बीजेपी के साथ जाने का बहाना हो गया। सपा के साथ गठबंधन का अनाउंसमेंट और अब फिर इस तरह का अनाउंसमेंट जो होता है, ये आप इसमें क्या फर्क देख रहे हैं, तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, सपा के साथ उनका जो गठबंधन था वो बहुत व्यवहारिक नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों में सपा के प्रति कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है, और फिर लोगों को लगता था कि अखिलेश इनको जितनी सीटें मिलनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी अच्छा होता कि ये लोग मिलके लड़ते, सपा और जयंत। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कर दी है। मैं क्योंकि स्विच ओवर करूं उससे पहले ये वाले सवाल पे थोड़ा और समझना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि एक तरह से आप इंडिकेट कर रहे हैं कि नेचुरल अलायंस नहीं थे आरएलडी और समाजवादी। नेचुरल इसलिए नहीं थे कि बहुत दिनों से सपा और आरएलडी का झगड़ा चलता रहा है। अजीत सिंह जी चुनाव लड़े थे मुलायम सिंह के खिलाफ, फिर उसके बाद दंगों में सपा का एक एटीट्यूड था, इनका एक एटीट्यूड था, तो वो कोई व्यवहारिक नहीं लगता था। लेकिन आप अगर हम लीडरशिप देखें सर, क्योंकि मैं अब अगले जो हमारे दर्शक हैं, जो आज व्यूअर्स बहुत सारे नए यंग जनरेशन के लोग हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कुछ सवाल मैंने बचा रखे हैं। लेकिन ये जो नेचुरल अलाई की बात नहीं कर रहे हैं, दो चीजें इसमें मुझे दिखती हैं। एक कि चौधरी अजीत सिंह की जो राजनीति थी उसके बारे में कई सारे क्रिटिसिज्म भी हैं, उसके स्पेक्ट्रम्स भी हैं देखने के, लेकिन उनको सत्ता के करीब देखा गया, उनकी राजनीति जो रही। लेकिन यूपीए में ज्यादा दिखाई दी है वो, यूपीए के साथ, कांग्रेस के साथ, और समाजवादी पार्टी भी यूपीए का हिस्सा रही। एक तो वो, दूसरा दोनों सोशलिस्ट लीडर रहे कहीं ना कहीं। एक का फोकस किसानी, खेती किसानी के वर्ग पे रहा, दूसरा जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल डायनेमिक्स पे रहा। तो डिफरेंस कहाँ दिखता है आपको दोनों की राजनीति में? डिफरेंस शुरू से ही है। जब से अजीत सिंह और मुलायम सिंह का चुनाव हुआ ये चीफ मिनिस्ट्री के लिए,
वहीं से डिफरेंस है। वहीं से जाट वोटर ने मुलायम सिंह को और उसके सिस्टम को वो नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो और ये आपको क्या इसका कॉन्ट्रडिक्शन वहां भी दिख रहा था, क्योंकि लगातार आप खुद भी कह रहे थे सर, मैं जब विधानसभा का चुनाव था आप बहुत होपफुल थे गठबंधन को लेके, लेकिन हम लोग जब रिपोर्टर्स ग्राउंड पे जाते थे तो दिखता था कि वेस्टर्न यूपी में जाट और मुस्लिम एक साथ एक कुनबे में वोटर बेस की तरह मूव करेगा, ये बहुत डिफिकल्ट काम था। उस पर बहुत सारा ग्राउंड वर्क करने की जरूरत थी, जो हमें दिख रहा था कि समाजवादी पार्टी आरएलडी नहीं कर रहे। नहीं, मुस्लिम वोटर समाजवादी के लिए सिंपैथेटिक था, आरएलडी के लिए नहीं था। तो ये चीजें जो है आपको लगता है कि सारी चीजों को इंक्लूड करके अब कहीं ना कहीं जयंत चौधरी सही डिसीजन ले रहे हैं उधर जाने का? नहीं, वो अपनी दृष्टि से सही ले रहे हैं, मैं उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। एक आखिरी सवाल सर, आज उनसे ये भी पूछा गया कि आपने चवन्नी वाला एक उनका बड़ा बयान है जिसको बहुत वायरल है वो, और वो बयान अब फिर से जो है चर्चा में है कि क्योंकि अब तो स्पष्ट लग रहा है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, तो इस तरह के बयानों पे आप भी क्या चाहेंगे कि वो स्पष्टीकरण दें? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी उनके लिए शुभकामनाएं और सद्भावनाएं हैं। शुभकामनाएं सद्भावनाएं हैं। लेकिन एक आखिरी चीज सर, लोकसभा चुनावों में चौधरी चरण सिंह का इम्पैक्ट, क्या ये भारत रत्न का इम्पैक्ट सिर्फ वेस्टर्न यूपी तक लिमिटेड आपको दिखता है या उसके बियॉन्ड? नहीं, बियॉन्ड उनका सब जगह इम्पैक्ट होगा। किन राज्यों में लगता है कि एक बड़ा फर्क पड़ेगा? हरियाणा, राजस्थान, यूपी, और इन 3 में तो होगा जी। अब इसके बाद, क्योंकि लंबे समय से आप किसानों के संगठनों के साथ संपर्क में रहे, अभी हम देख रहे हैं जिस वक्त हम ये बातचीत कर रहे हैं तो कल दिल्ली एनसीआर के आसपास किसानों का एक बड़ा जमावड़ा था। पंजाब में तैयारी चल रही है, 13 तारीख को कूच का ऐलान है और सरकार कोशिश कर रही है कि वार्ता से इस बार मामला सुलझाए। नहीं, सरकार डरा के भी वो कर रही है, वहाँ थोड़ा डरा भी रही है हरियाणा और पंजाब में। वो डरेंगे नहीं, उससे थोड़ा और खराब होगा पिछली बार की तरह अगर टैक्टिक्स। हाँ। तो ऐसे में क्या ये अनाउंसमेंट उनको काम डाउन कर सकता है? नहीं, इससे तो और जोश बढ़ेगा किसानों का। एमएसपी की मांग को लेकर जो लड़ाई एमएसपी की मांग रहेगी और उस पर लड़ाई बहुत तेज होगी, क्योंकि उस पर धोखा किया किसानों के साथ सरकार ने। सर आप ये भी देखिए कि न केवल चौधरी चरण सिंह बल्कि स्वामीनाथन जी को भी जो है आज दिया गया है, तो किसान के 2 जो फैक्टर्स हैं वो कवर करने की कोशिश सरकार ने की है, लेकिन इसका असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला है। आंदोलन में तो नहीं पड़ेगा, आंदोलन पे नहीं पड़ेगा जी। वोट पे तो आप देख रहे हैं कि असर थोड़ा ज्यादा नहीं। सर क्योंकि मेरी तरह ही बहुत सारे और भी ज्यादा युवा दर्शक होंगे आज, आपने उनकी राजनीति को बहुत करीब से देखा। जनता दल का गठन, बीएलडी, जनता दल, जनसंघ के साथ जाना, फिर वहां से स्प्लिट होना, मधुलिमे जैसे बड़े स्टॉलवर्ड सोशलिस्ट लीडर्स से विदाई, ये सब कुछ आप लोगों ने बहुत करीब से देखा है। तो पहले तो उनकी पॉलिटिक्स को अगर आप डिकोड आपको करना हो 3 बिंदुओं में, तो क्या वो 3 बिंदु हैं जिनको आप देखते हैं कि ये चरण सिंह की पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है? देखिए, चरण सिंह की पॉलिटिक्स का बेसिक तो था किसान और किसानों के सवाल, फिर उस पे था जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनका सपोर्ट उनको था, उसको वो साथ रखते थे, और तीसरा था कि वो बहुत ईमानदार नेता थे और ईमानदारी के सवाल उठाते रहते थे। तो इसमें अगर हम बात करें, जो कई सारे लोगों के जहन में आज के समय में जरूर ये सवाल उठता है कि एक आम किसान का बेटा कैसे किसानों का नेता बनता है और फिर वो कैसे देश के प्रधानमंत्री के पद तक का दौर पूरा कवर करते हैं, ये जर्नी कैसे कवर हुई? अगर देखिए, वो जर्नी उन्होंने बेसिकली, वो कांग्रेस में थे, आज़ादी की लड़ाई में थे, फिर कांग्रेस में रहे और कांग्रेस में उनको पावर मिली, और वो हमसे भी कहते थे बेटा ये धरने वर्णों में कुछ नहीं है, ताकत हासिल करो, उससे अपने लोगों का भला करो। तो जब उनको पावर मिली तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया, और जो उन्होंने किसानों के लिए फैसले लिए वो किसान आज तक याद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब फिर आरएलडी की जो पॉलिटिक्स है, जो मॉडल है, ये फिर चौधरी चरण सिंह के डीएनए से ही आती है। वही मॉडल है कि राज हासिल करो, फिर उससे लोगों के काम करो। पावर से चेंज आ सकता है, ये फॉर्मूला सिंपल है।
और कितना चेंज आप देखते हैं वो अपने कालखंड में, चाहे अलग अलग जो पोस्ट राइट फ्रॉम यूपी टू बहुत 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 उन्होंने बहुत काम किया और उनके पावर में रहने से बहुत बेनिफिट हुआ किसानों को, मजबूती मिली। और ये एक आज हालांकि इस पे बहुत ज्यादा चर्चा मुझे लगता नहीं है कि डिटेल में हो, लेकिन मौका क्योंकि ऐसा है तो हम लोग चर्चा फिर कर ही लेते हैं कि एक और दौर है। आपने उनकी पॉलिटिक्स को डिकोड किया, ये भी बताया कि एक डीएनए भी है कि पावर से ही चेंज वाला डीएनए मानते थे वो। लेकिन जो विदाई रही उनकी, जिस तरह से जो स्प्लिट्स हुए जनता पार्टी के, अलग अलग दौर में स्प्लिट रहे। पहले मधुले में खुल के लिख रहे थे उस दौर में कि जनता पार्टी बहुत खराब दौर से गुजर रही है और ये इनफाइटिंग के अलावा भी अब स्प्लिट की तरफ जा रही है। तो वो उसकी सेंटर में क्या आपको लगता है कि हमेशा चौधरी चरण सिंह खुद रहे, जिसकी वजह से जिस तरह से विघटन हुआ जनता पार्टी का दिल्ली यूपी से लेके हरियाणा और फिर नीचे तमाम राज्यों में, वहां उसके सेंटर में, उसके फोकल पॉइंट में खुद चरण सिंह थे? जी बिल्कुल थे, उन्हीं की वजह से विघटन हुआ। क्योंकि चरण सिंह जी की जो महत्वाकांक्षा है वो सदैव रहती थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। मधुले में महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं होते थे, वो इश्यूज पे लड़ते थे। बट अल्टीमेटली मधुले में जॉर्ज, इन सबों ने चौधरी साहब को सपोर्ट किया। वो स्प्लिट का वजह क्या लगता है आपको? ओवर द टाइम हर बार पावर नहीं पावर नहीं थी उसमें। मुरारजी देसाई का एटीट्यूड टुवर्ड्स चरण सिंह दैट वाज नॉट गुड, और चरण सिंह जी को उनकी ताकत के मुकाबले सम्मान नहीं मिला पार्टी में, इसलिए भी स्प्लिट हुआ जी। लेकिन फिर ये उनके 80-90 एमपी थे चरण सिंह जी के, और उन पे महकमा कुछ नहीं था, तो वो सारी चीजें एक्युमुलेट हुई, उससे झगड़ा हुआ। झगड़ा आप कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं बड़े लीडर्स थे और वो बड़े ईगो भी आप कहें? जी बिल्कुल, वो भी एक स्प्लिट का कारण रहा जरूर। लेकिन इसमें फिर सर हरियाणा में जो देवीलाल जी के साथ जो घटनाक्रम रहा, जिसमें उनको पार्टी से निकाला गया जिस तरह से, वहां पे क्या देखते हैं आप? वहां भी पावर है या? हाँ, पावर है उसमें। शुरू में जब जनता पार्टी बनी और चुनाव होना था तो देवीलाल के यहाँ पंडित भगवत दयाल शर्मा को सारे राइट्स दे दिए गए थे। तो चरण सिंह जी ने धमकी दी पार्टी तोड़ने को, तब देवीलाल को दिए गए, और उससे देवीलाल ने अपने लोगों को टिकट दिए और पावर हासिल की। तो उस वक्त तो देवीलाल को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाद में मुरारजी ने उनको डिस्टर्ब करा। बहुत लंबी कहानी है, कभी मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन था वही पावर का। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए सर पूछ रहा था कि कई बार ये चर्चा जरूर होती है, और एक स्टोरी में यहाँ तक पहुंचना चाह रहा था कि क्या ऐसा लगा कि अलग अलग दौर में जो फार्म लीडर्स, जाट लीडर या सोशलिस्ट लीडर्स एक बड़े चैलेंज के तौर पे उनके सामने खड़े हो सकते थे, उनको अलग अलग समय में एलिमिनेट भी किया है? एलिमिनेट किया गया, इग्नोर किया गया। उनकी जितनी स्ट्रेंथ थी उसके मुताबिक उनको इज्जत नहीं दी गई। ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें। अब आखिर में अब चर्चा, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है, भारत रत्न वाला दिन, तो आखिर में हम ये समझना चाहेंगे सर, आप ओवरऑल अगर जर्नी देखते हैं वहां से जहां एक किसान नेता का उदय होता है और फिर पावर को लेके जो एक क्वेस्ट है वो चलता है और प्राइम मिनिस्टर बनने तक, क्या आपको लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी था जो आज के राजनेताओं को बहुत कुछ यहां से रीडिंग ले सकते हैं? देखिए, चरण सिंह जी के 90 एमपी थे, 90, और उनको मिनिस्ट्री कोई दे नहीं रखी थी। मुरारजी ने निकाल भी दिया था बीच में, तो वो मुरारजी के एटीट्यूड से उकताए हुए थे। उसका राजनारायण ने भरपूर इस्तेमाल किया, और राजनारायण ने फिर पूरी व्यूह रचना की कि जिसमें मुरारजी को टॉपल करके चरण सिंह जी को बनाया जा सके। इसमें अब क्या, अब जैसे मान लीजिए जयंत चौधरी जैसे लीडर्स ही हैं, क्या चीजें आपको लगती हैं कि ये वो 2-3 चीजें हैं जो आज जो यंग पॉलिटिशियंस जो चर्निंग के फेज में हैं, उनको ये कलाएं जरूर सीखनी चाहिए? सब सीख जाएंगे, आप चिंता न करें। जयंत सही रास्ते पे जा रहे हैं, सीख सिर्फ जयंत चौधरी नहीं, बाकी नहीं, बाकी लोग भी। टर्निंग्स बहुत ज्यादा है सर। अखिलेश यादव युवा है, बिहार में तेजस्वी यादव युवा है, और कहीं ना कहीं राजनीति वही सोशलिस्ट और किसानों वाली राजनीति कहीं ना कहीं दिख रही है। तो उसमें कुछ टेकअवेज आपको दिखता है कि ये वो कलाएं हैं राजनीति की? वो सब जानते हैं सर, उनको कोई बताने की जरूरत नहीं है। दे ऑल आर वेरी वेल इक्विप्ड।
सारी कलाएं कहीं ना कहीं अपनी अपनी जर्नी से सीख जाती है। सब एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी ने बड़ा दाव कहीं ना कहीं खेला है। जिस तरह से आज उन्होंने फार्मर्स फर्स्ट और साउथ फर्स्ट ये दो एक डिकोड किया जा रहा है, ये 3 भारत रत्न के साथ, और इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को बिहार से जिस तरह से उनको सम्मानित किया गया, तो क्या आपको लगता है कि अब जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब हो गया, एक तरफ इंडिया ब्लॉक अभी भी सीट शेयरिंग पैक्ट को साइन नहीं कर पाया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीटों का बीजेपी का एक आंकड़ा दिया, 400 सीटों का एनडीए का एक टारगेट दिया है, तो वो किला फोर्टिफाई करते जा रहे हैं, एक के बाद एक इंश्योर कर रहे हैं कि वोट्स, एक वोट भी अगर एक्स्ट्रा आ सकता है तो उसके लिए हर एफर्ट वो कर रहे हैं, बहुत होशियारी से कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है बीजेपी वो जो टारगेट पीएम ने दिया है वो अचीव होता हुआ? मैं उससे सहमत नहीं हूँ। किसी का टारगेट कुछ राजनीति में नहीं होता, पता नहीं आखिरी दिन तक क्या परिवर्तन हो जाए। ये वाला जैसे ट्रम्प कार्ड आप खुद कह रहे हैं, चौधरी चरण सिंह या उसके साथ स्वामीनाथन जी उनको मिला, तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, इम्पैक्ट है पर बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। ओके सर, थैंक यू।